Hello friends, welcome to Knowledge Shower. This is lecture 2 of our Constitution of India series, and in this lecture we are going to discuss the historical background of Indian Constitution. The entire summary of the British rule from beginning to end, that is 1600 to 1947. Hi, I'm Shivam Pandey, the narrator of the story. So keep your popcorns and imaginations on क्योंकि एक मूवी स्टोरी की फॉर्म में ये पूरा लेक्चर मैं आपके बीच में डिलीवर करने वाला हूँ। इंडिया विच वॉज अ वेरी प्रॉस्पेरस नेशन, और उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि मोर देन 27% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी वॉज फ्रॉम इंडिया। और जैसा कि हर एक देश और व्यापारी बड़े बाजार की तलाश में रहता है एंड ट्राइज टू एंगेज इन ट्रेड विद प्रॉस्पेरस नेशन, इन अ सिमिलर वे दुनिया भर के कई सारे देश लाइक पोर्तुगीज मर्चेंट, Dutch East India Company, and French companies were engaged in trade with India and making huge profits. This was seen by English merchants. और फिर अंग्रेज कहाँ पीछे रहने वाले थे। In 1599, John Watt and George Voigt formed East India Company for trade with Asian nations in South and Southeast. And for the same, in 1600 AD, company received a royal charter from Queen Elizabeth, granting them the exclusive right to trade with India. That means कि केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही अब भारत के साथ व्यापार करेगी और इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी। In their journey to trade with India, ब्रिटिशर्स फर्स्ट लैंडेड इन इंडिया इन 1608, और वो भारत में सूरत में आते हैं ट्रेडर्स की फॉर्म में। दे प्राइमरली ट्रेड इन स्पाइसेस, इंडिगो, कॉटन एंड टी, एंड एज अ प्रूडेंट बिजनेसमैन बिफोर कमिंग टू इंडिया they had already studied the entire market and about the local leaders and ruler of India. कंपनी को ये पता था कि मुगल शासक जहांगीर विदेशी उपहारों के शौकीन हैं, इसलिए कंपनी ने जहांगीर को ढेर सारे उपहार दिए ताकि उन्हें अपनी पहली फैक्ट्री बनाने की अनुमति मिल जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इन 1608, मुगल एम्परर जहांगीर ग्रांटेड अ फरमान टू कैप्टन विलियम हॉकिंस, परमिटिंग देम टू इरेक्ट देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। और इसके बाद in 1613 to 1615, Britishers set up their first factory in Surat and started operating as business entity in India, और अब ब्रिटिशर्स की रेस चालू हो चुकी थी इन ट्रेड फील्ड। द कंपनी यूज्ड टू प्रेजेंट एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एंड मॉनेटरी सपोर्ट टू इंडियन किंग्स, and as a result got freedom to trade in the whole and entire of the Mughal territory। और अब ब्रिटिशर्स पूरे मुगल साम्राज्य में अपना ट्रेड आराम से कर सकते थे। Company uses the same cunning tactics in south and gained the favor of Vijayanagar king, with whose permission the company established their second factory in Madras in 1639 and also built a small fort around it called Fort St. George। ऐसे ही कंपनी धीरे धीरे पूरे देश में फैलती है और जल्दी ही पटना, बालासोर, ढाका, ओडिशा, भरूच, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम तथा बंगाल व बिहार के अन्य जगहों पर भी अपनी फैक्ट्री शुरू कर देती है। कंपनी को बड़ी उपलब्धि तब मिलती है जब 1651 में उन्हें बंगाल में हुगली नदी के किनारे अपनी पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल जाती है। कंपनी मूव स्ट्रेटेजिकली, और एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में उन्होंने इंडियन कोस्टल लाइन को डोमिनेट किया। वो धीरे धीरे इंडियन कोस्टल लाइन में अपनी फैक्ट्री बनाते गए और धीरे धीरे उन्होंने पूरी इंडियन कोस्टल लाइन को डोमिनेट कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हु गेव देम परमिशन टू मेंटेन एन आर्मी। ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तो देखिए शुरुआत इसकी कहां से होती है। शुरुआत होती है कंपनी को प्रोटेक्ट करने से और फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने से। टू प्रोटेक्ट देयर फैक्ट्रीज फ्रॉम एनी अटैक एंड लूट, इन 1625 कंपनी पहला प्रयास करती है कि वो अपनी कंपनी को एंड फैक्ट्री को फोर्टिफाई कर सके। जब उन्होंने अपना पहला प्रयास किया फोर्टिफाई करने का, तो इसका स्ट्रिक्ट अपोजिशन हुआ और कंपनी के एम्प्लॉयज को जेल में डाल दिया गया और मुगल एम्परर ने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। आफ्टर दैट what company did, they took permission from the authorities to allow them to get their guards to protect their factories, और उन्हें परमिशन फिर इसके बाद मिल जाती है। एंड मीनवाइल they also get permission to fortify their factory in Madras। This was a very great step। In addition to this, the company also fortified their factory in Bombay also। Now company's easy success in trade gave them some overconfidence, और उन्हें अब ये लगने लगा कि वो मुगल शासक औरंगजेब जो उस समय मराठा युद्ध में व्यस्त थे, उन्हें आराम से परास्त कर सकते हैं और भारत पे अपनी राजनीतिक सत्ता की दावेदारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ वे ये भी सोचने लगे कि अगर ऐसा हुआ तो वे खुले मन से और बिना रोक टोक के भारत में मनचाहे तरीके से व्यापार कर सकेंगे और भारतीयों को उनका सामान सस्ते में बेचने के लिए मजबूर करते हुए अपने सामान को
महंगे में बेच सकेंगे। With the same intention, in 1689, the company declared war on the emperor. But the English has seriously miscalculated the situation and underestimated Mughal strength, and the war proved disastrous to English. The English were driven out of the factories in Bengal और इन्हें गंगा नदी के किनारे ढकेल दिया जाता है. Their factories at Surat, Masulipatam and Vishakhapatnam were seized. अंग्रेज ये बात समझ जाते हैं कि उन्होंने बिना तैयारी मुगल सल्तनत पर आक्रमण करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, और इसलिए वे औरंगजेब से कंपनी को माफ करने की गुहार लगाते हुए ऐसा दोबारा ना करने की बात करते हैं. एट द एंड एवरीथिंग इज बिजनेस. इसलिए औरंगजेब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की इजाजत दे देते हैं, बट दिस परमिशन वाज ग्रांटेड on the payment of 1,50,000 rupee as compensation. And again in 1691, company was granted exemption from payment of custom duties in Bengal in return of 3,000 a year. Company accepted all the condition laid down by the then Mughal emperor Aurangzeb, क्योंकि मरता क्या ना करता. लेकिन यहीं पर औरंगजेब ने सबसे बड़ी गलती कर दी थी और उन्होंने दोबारा सांप को पनाह दे दी थी, तो कभी ना कभी उसका काटना या डसना तो वाजिब ही था. This series, in 1698, the company acquired the zamindari of three villages, Sutanati, Kalikata, and Govindpur, where Britishers built Fort William around its factory. These villages soon grew into a city which came to be known as Calcutta, now Kolkata. 18वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में बंगाल में मुर्शीद कली खान और अलीवर्दी खान जैसे ताकतवर नवाबों का शासन था, जिन्होंने अंग्रेजी ट्रेडर्स को बांध कर रखा था और किसी भी सुविधा का अनुचित उपयोग करने से भी रोक रखा था. Meanwhile, in 1717, Farooq Shiar, the then Mughal emperor, granted a firman to the East India Company, granting them to duty-free trade rights for Bengal. The firman helped Britishers to import goods into Bengal without paying custom duties to the government. It also strengthened their position on the east coast. Britishers were getting very tough competition from French. Hence, to get their control in India, they first decided to diminish the control and influence of French in Indian region. Hence, for the same, on 22nd January 1760, a decisive battle between the Anglo-French forces was fought at Vandivash, where the English forces defeated the French side. The war ended in 1763 with the signing of the Treaty of Paris, and under the treaty, it was agreed upon that now French in India will live under the British protection. अंग्रेज अब पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर चुके थे और अब उन्हें बस रणनीतिबद्ध रूप से युद्ध में कूदते हुए उसे जीतना था. रणनीति के तहत उन्होंने मुगल शासकों के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को सत्ता का लोभ देकर अपने साथ शामिल कर लिया. The British political influence over India begin with a very important battle, that is Battle of Plassey in 1757, where British East India Company and its forces defeated Sirajud-Dowla, the Nawab of Bengal, and proclaimed Mir Jafar, an important personnel of Nawab's force, the Nawab of Bengal. As Mir Jafar was puppet in the hands of company, hence soon after the battle, the company was granted undisputed right to free trade in Bengal, Bihar and Orissa, a sum of 1 crore 77 lakh as compensation for the attack on Calcutta, and received the zamindari of the 24 Parganas near Calcutta. बंगाल अब पूरी तरीके से अंग्रेजों की गिरफ्त में आ चुका था. वो जो चाहते और जैसे चाहते वैसे ही बंगाल में काम होता. But in 1758, Robert Clive discovered that Mir Jafar betrayed the company and had made a treaty with Dutch East India Company. With this, the company threw him down of the throne and made Mir Qasim, his son-in-law, the Nawab of Bengal. जल्दी ही मीर कासिम को भी समझ आ गया कि अंग्रेज बंगाल को दोनों हाथों से लूट रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बंगाल और बंगाल के लोग जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे. मीर कासिम को यह भी समझ आ गया कि बिना अंग्रेजों को खत्म किए हुए वे बंगाल पर अपने हिसाब से शासन व्यवस्था नहीं चला सकते. इसी क्रम में मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी और युद्ध का उद्घोष कर दिया. Britishers were very strong at that time and defeated Mir Qasim in a series of battles. Mir Qasim fled to Awadh, where he formed an alliance with Sujaud-Dowla, the Nawab of Awadh, Shah Alam II, the fugitive Mughal emperor. And here comes a very important battle of Indian history,
that is the Battle of Buxar. On 22nd October 1764, Battle of Buxar took place between Britishers and the combined army of Mir Qasim, Sujaud-Dौला and Shah Alam. अंग्रेजों ने पहले ही इनकी सेना के कई प्रमुख पदाधिकारियों को सत्ता का लोभ देते हुए अपनी तरफ कर लिया था। इसके साथ साथ अंग्रेजों के पास अत्यधिक हथियार थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेज इस युद्ध को बहुत ही आसानी से जीत जाते हैं। As a result of this battle, the company obtained the Diwani of Bengal, Bihar, and Orissa, a very important and prosperous region of India. And from here, the company, which came to India as traders, has now started its career as a territorial power. Using the same cunning tactics, the company slowly, in a step-by-step way, get the control of entire nation. Everything was going good for the company, but the introduction of new gunpowder cartridge for the Royal Enfield created a controversy, as it was believed to be geese with cow and pig fat. Indians are very sentimental. आप उन पर कितना भी अत्याचार करें वो उफ तक नहीं बोलेंगे, लेकिन जहां बात उनके धार्मिक अस्मिता पर आ जाए तो वो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा। ये नई कारतूस, जिसके एक तरफ गाय की चर्बी जो हिंदुओं में पूजनीय है और दूसरी तरफ सुअर जो मुस्लिमों में हराम माना जाता है उसकी चर्बी, उससे देश के दो सबसे बड़े धार्मिक समुदाय को आहत किया और परिणाम स्वरूप भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे, जो खुद ब्रिटिश फोर्सेस का हिस्सा थे, उन्हें जन्म दिया। मंगल पांडे, जो जाति से ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने धर्म की रक्षा करने हेतु कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया और कारतूस वापस लेने की मांग की। यह बात पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की सेना में आग की तरह फैल जाती है और समस्त सेना में विद्रोह हो जाता है। सेना में विद्रोह का अर्थ साम्राज्य का समापन। अंग्रेज इस बात को भली भांति जानते थे, इसलिए विद्रोह दबाने के लिए उन्होंने मंगल पांडे को फांसी दे दी। परंतु इससे विद्रोह और बढ़ गया और पूरे देश में आजादी की इस चिंगारी ने आग का स्वरूप ले लिया तथा जगह जगह आजादी के लिए आवाज उठने लगी। इसी के तहत अ रिवोल्ट ब्रोक इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, जिसका हिस्सा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई भी थी, एंड बहादुर शाह जफर वाज प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ इंडिया, but the revolt was suppressed and the sheer courage could not win against a power and determined enemy who planned its every step. As a result, बूढ़े बहादुर शाह जफर, जिनको एम्परर क्लेम किया जाता है, उन्हें रंगून भेज दिया जाता है और रंगून की जेलों में उन्हें रखा जाता है, जहां पर 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इंग्लैंड में बैठी क्वीन ये सब बहुत ही तसल्ली से देख रही थी और ये देखते हुए उसे ये एहसास होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतने बड़े देश को संभालने के काबिल नहीं है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इतना बड़ा देश हमारे हाथ से निकल जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1858 passed Government of India Act 1858, through which transfer of power from East India Company to British Crown took place and Queen directly took responsibility and command over India. रानी के सत्ता में आने के बाद यह विश्वास दिलाने का अत्यंत प्रयास किया जाता है कि ब्रिटिश क्राउन भारत के हित में काम करेगा, परंतु अंग्रेजी कानून इसके विपरीत ही काम करते और जो आजादी की चिंगारी 1957 में मंगल पांडे द्वारा फूकी गई थी वो अब धीरे धीरे आग का स्वरूप ले ही चुकी थी। 1857 टू 1905 इस दौर के बीच में राष्ट्रमंडल आंदोलनों की शुरुआत होने लग गई और उसी बीच 1885 में एओ हुम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। अनेकों स्वतंत्रता सेनानी अपने अपने तरीके से आजादी की लड़ाई को आगे ले जा रहे थे और अपना अपना योगदान दे रहे थे, परंतु लड़ाई को गांधी जी के आने के बाद एक लयबद्ध तरीके से एक स्वरूप मिला और आजादी की लड़ाई को और भी बड़ी तेजी मिली। सो दीज आर द 8 सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स दैट मेड इंडिया इंडिपेंडेंट। फर्स्ट 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। सेकेंड, स्वदेशी आंदोलन इन 1913। थर्ड, जलियांवाला बाग मैसेकर 1919। फोर्थ, 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देन कम्स 1923 फ्लैग सत्याग्रह। 1930 Dandi March, 1942 Quit India Movement, and the last 1947 India gets independent और भारत को 2 डोमिनियन स्टेट्स में बांट दिया जाता है और भारत इस तरीके से आजाद हो जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इन्फ्लुएंस किया। अ वेरी गुड क्वेश्चन।
सब्सक्राइब कीजिए, इसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू।